हेलो गाइस। क्या आप सक्सेसफुल D2C ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं आप कहाँ से शुरुआत करें? आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए? आपको कहाँ सेल करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करी हुई हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे D2C ब्रांड का मेन मतलब क्या होता है। D2C मतलब होता है जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है हम किसी भी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम डायरेक्ट सेल करते हैं कस्टमर को। हम सेलर हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं कस्टमर को बिना थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। उसे कहते हैं D2C ब्रांड। अगर हम अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू सेल करते हैं अपने कस्टमर को तो उसे हम B2C बिजनेस मॉडल बोलते हैं, जो कि कंप्लीट एक बिजनेस मॉडल होता है। D2C के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हम अपने ब्रांड का बहुत अच्छे से ब्रांडिंग कर सकते हैं। हमारे पास कस्टमर का बहुत सारा डेटा होता है और हमारी वेबसाइट पे जो भी हम सेल करते हैं पर्सनली, उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये है D2C का कुछ बेसिक सा मीनिंग। तो चलिए आगे जानते हैं D2C में होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी D2C ब्रांड में। इन सभी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ASP, एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब एक कस्टमर हमारी वेबसाइट पर लैंड किया तो वो ऑन एन एवरेज कितने प्राइस का प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट से परचेस कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस। AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, पर कस्टमर हमारी वेबसाइट पे कितने ऑर्डर पर ऑर्डर पे कितना अमाउंट पे कर रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज कितने का ऑर्डर कर रहा है हमारी वेबसाइट से, दैट इज कॉल्ड AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। कॉग्स, नेक्स्ट है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब इसका मतलब ये होता है हम जो प्रोडक्ट हमारी बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं उसे हम अपनी मैन्युफैक्चरर से, हमारे सप्लायर से कितने का परचेस कर रहे हैं, मतलब वो हमें कितने का पड़ता है हमारे सप्लायर से परचेस करने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट है रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, हमने कितना अमाउंट का एड रन किया और हमें कितना रिटर्न्स मिला, उसे हम बोलते हैं रोआस। नेक्स्ट है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर दिया हमारी साइट से, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर होता है, जब कोरियर बॉय उसे डिलीवर करने के लिए जाता है तो वो बंदा उसे पिक नहीं करता, कस्टमर उसे पिक नहीं करता, उसका माइंड चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर कैंसिल कर देता है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, तो उसे हम RTO बोलते हैं। तो फिर जब वो कैंसिल हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे पास हमारे वेयर हाउस में वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड RTO। USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, इसका मीन्स ये होता है कि हमारा ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा है, क्यों अलग है, क्यों कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स परचेस करेगा दूसरे की परचेस ना करके, दैट इज कॉल्ड USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। नेक्स्ट है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर, हमने मेटा एड्स को कितना अमाउंट पे किया एक न्यू कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड CAC। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मार्केटिंग स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, तो ये उसका एक मार्केटिंग फॉर्मूला है हमें CAC निकालने के लिए। नेक्स्ट है CTR, क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक्ड ऑन एन एड आफ्टर सीइंग इट, कितने लोगों ऐसे थे जो हमारे एड देखने के बाद उस एड में क्लिक किए, दैट इज कॉल्ड CTR। उसके भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि टोटल हमें कितनी क्लिक्स मिली है डिवाइडेड बाय कितना इंप्रेशन आया मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट है CVR, कन्वर्जन रेट, द परसेंटेज ऑफ द विजिटर्स हु कंप्लीटेड परचेस, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट करी और उन वेबसाइट विजिटर्स में से कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे परचेस कंप्लीट करी, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट। उसका फॉर्मूला है टोटल परचेस, कितनी हमें परचेस रिसीव हुई है डिवाइडेड बाई टोटल विजिटर्स, हमारी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए हुए हैं मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये उसके फॉर्मूला है, ये अप्लाई करने के बाद हम लोग CVR, हमारा कन्वर्जन रेट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसका मतलब ये है द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एक्वायर वन पेइंग कस्टमर, मतलब कि हमारी वेबसाइट पे हमारे जो कंप्लीट परचेस हुआ है उस कंप्लीट परचेस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमने कितना अमाउंट मेटा को दिया, दैट इज कॉल्ड CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। नेक्स्ट है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, द अमाउंट पेड फॉर ईच क्लिक ऑन एड्स,
मतलब जो भी हमारा एड है, जो हमने एड रन किया हुआ, उस एड को क्लिक करने के लिए कितना अमाउंट हमने मेटा को दिया, अपने एडवर्टाइजर को दिया। नेक्स्ट है CRR, कस्टमर रिटेंशन रेट। द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो हमने मेटा एड्स के थ्रू हमारी वेबसाइट से परचेस करे हैं, उन विजिटर्स में से कितने ऐसे विजिटर्स हैं जो हमारी वेबसाइट से कंटिन्यू परचेस करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन रेट, CRR। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे D2C ब्रांड में यूज होते हैं, ये सारे जो मैंने आपको भी बताया। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये क्या होता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो हम सप्लायर से परचेस करते हैं, दैट मीन्स कॉक्स, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड जो हो रहा है वो हमारे सेलिंग प्राइस से 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 25 से 30% हमारा कॉक्स होना चाहिए ऑफ द सेलिंग प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉक्स 300 रुपीज़ प्लस एड स्पेंड हमने किया 200 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट हमारा 500 रुपीज़। दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस इज 1000 रुपीज़। इसमें जो हमारे ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में 500 पूरा हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें हमारे शिपिंग कॉस्ट आ जाएंगे, लेबर कॉस्ट आ जाएंगे, पैकेजिंग कॉस्ट आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगी। तो ये सारा हमारा नहीं होगा। ऑन एन एवरेज D2C ब्रांड में 25 से 30% का प्रॉफिट रेट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। डोंट प्राइस टू हाई और टू लो। हमें सबसे ज़्यादा प्राइस हाई और कम नहीं रखना चाहिए। कॉम्पिटिशन, अपने कॉम्पिटिटर को देखना चाहिए कि मार्केट पे क्या प्राइस हमारा ज़्यादा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना प्राइस में ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ये हमें मार्केट एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। तो हमें अपना प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा भी नहीं रखना है, बहुत ही कम भी नहीं रखना है। तो ये है कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हमारा जो कॉग्स है, जो हम अपने सप्लायर से परचेस करते हैं वो प्रोडक्ट को, वो 25 से 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए सेलिंग प्राइस का। तो ये है कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी की ब्रांड है या किसी भी प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट का ऑन एन एवरेज 1100 से 2000 के बीच जो प्राइस है, वो प्राइस मार्केट में बहुत अच्छे सेल होते हैं। उनकी RTO भी कम होती है और सेल भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, प्रीपेड ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ऑन एन एवरेज मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से जो मार्केट में 1100 से 2000 रुपीज़ के बीच में जो प्राइसिंग, वो प्राइस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बच जाता है। हम मार्केट में हम वो प्रॉफिट मार्जिन से वापस री इन्वेस्ट भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो 1100 से 2000 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट प्राइस है वो बेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि हमें कहाँ सेल करना चाहिए। हमारा वेबसाइट पे सेल करना चाहिए, मार्केट प्लेसेस पे सेल करना चाहिए। हमें कहाँ, कौन सा हमारे लिए बेटर प्लेस है सेल करने के लिए। मार्केट प्लेसेस में, अगर हम मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं तो हमारे लिए हमको बहुत ज़्यादा मोर ट्रैफिक ईजियर टू सेल। हमें बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जहाँ पे सेल करना बहुत आसान होता है। हम इजीली मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं बिना किसी एडवर्टाइजिंग के। हम एड्स में खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हमें वहाँ से सेल्स रिसीव होगी, अच्छी खासी सेल्स रिसीव होगी। लेकिन वहाँ पे कमीशन बहुत हाई होता है। ऑन एन एवरेज 4% से 30% तक अमेजोन पे कमीशंस होते हैं। मतलब हमारे जो सेलिंग प्राइस है उसका 40% हमें अमेजोन को पे करना पड़ता है। लेस ब्रांडिंग कंट्रोल, हम वहाँ पे अपनी ब्रांड को उतना ब्रांडिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे नहीं, सारे सेलर्स वहाँ पे सिमिलर वे में दिखते हैं, ट्रैफिक बहुत हाई होता है, सारे सेलर्स सेम दिखते हैं। तो वहाँ पे हम ब्रांडिंग भी उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते जितना हम अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। और कमीशन पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम इनिशियल फेज में वेबसाइट पे सेल करते हैं तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी बहुत अच्छा। वहाँ पे हमको इनिशियल फेज में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हमको अपने मेटा एड्स रन करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा ट्रैफिक को गैदर करने के लिए, और उस ट्रैफिक से हमें परचेस रिसीव होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमें कोई भी कमीशन नहीं देना होता है और हमें अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए हमारा फुल कंट्रोल होता है कि हम जैसा चाहें वैसा अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे रिपीटेड कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी हाई होता है, हमारी ब्रांडिंग पे फुल कंट्रोल भी होता है और रिपीटेड कस्टमर भी होते हैं। लेकिन हमें मेटा एड्स रन करना पड़ता है इनिशियल फेज में टू गैदर अ कस्टमर एंड गेट अ न्यू ऑर्डर्स। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हमें कहाँ सेल करना चाहिए। तो चलिए और जानते हैं मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट के प्रो एंड कॉन्स के बारे में। तो पहले अगर हम वेबसाइट पे सेल करते हैं तो वहाँ पे और हमारे पास ब्रांडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है एंड प्राइसिंग भी हम कुछ भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर
प्रॉफिट मार्जिन्स। और क्या होता है, कस्टमर का हमारे पास पूरा डेटा होता है, कंप्लीट डेटा कस्टमर का होता है, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर, प्लेसेस, जितने भी डेमोग्राफी, किस एरिया, एज ग्रुप, सारे डेटा हमारे पास हमारे वेबसाइट पे मौजूद होते हैं। हम उसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। हम उन्हें फिर बाद में रीटारगेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, रीमार्केटिंग के लिए। बट हम मार्केट प्लेसेस पे ऐसा नहीं कर सकते। हमें मार्केट प्लेसेस पे कोई भी डेटा हमको कस्टमर का नहीं मिलता है। कस्टमर आया, परचेस किया और गया। हम रीमार्केटिंग के लिए उन्हें कोई भी ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है। हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कैसा भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। हम अच्छे-अच्छे ऑफर्स भी लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट प्लेसेस पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट प्लेसेस पे स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आपको कैसा प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना है अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे वेबसाइट ज़्यादा प्रेफ़रेबल होगा, कि वेबसाइट ज़्यादा प्रेफ़रेबल होगा ब्रांडिंग पर्पज़ के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए। तो वेबसाइट यहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है। मार्केट प्लेसेस के मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग एंड ट्रैफ़िक के बारे में। मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट पे, मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है, रेडीमेड ऑडियंस होती है। वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस आती है, परचेस करने के इंटेंशन से ही आती है। तो वहाँ पे सेल हमें बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल जाता है। हमें एडवर्टाइज़मेंट में, एड्स में कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सेल अच्छी खासी में रिसीव हो जाती है। लेकिन वेबसाइट पे हमें एड रन करने होते हैं। इनिशियल फ़ेज़ में बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेटा एड्स में इन्वेस्ट करना होता है, जिससे कि हमें बहुत सारा अमाउंट हमारा लॉस होता है टू गेदर ट्रैफ़िक। ट्रैफ़िक गेदर करने के लिए हमें बहुत सारा एड स्पेंड करना होता है। हमें एसईओ करना होता है हमारी वेबसाइट पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना होता है, जिससे कि हमारा ट्रैफ़िक हमारी साइट पे विज़िट करता है। और मार्केट प्लेसेस पे हमारा प्रोडक्ट ऐसे डिस्कवरेबल हो जाएगा बिना किसी एसईओ के। मतलब वहाँ भी एसईओ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस है कि अमेज़न हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को शो ज़रूर कराता है। तो यहाँ से सेल्स लाना बहुत आसान है मार्केट प्लेसेस से इनिशियल फेज़ में, एंड वेबसाइट से थोड़ा-सा लो है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। वेबसाइट पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन नहीं होता। और लेकिन मार्केट प्लेसेस में हमें 15 से 40% तक का कमीशन पर सेल देना पड़ता है मार्केट प्लेसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न में हमें मार्केट प्लेस को 40% या 35% ऐसा कमीशन पे करना होता है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है। 100 में से 40% हमने अमेज़न को दे दी है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, शिपिंग कॉस्ट जो 70 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा लेता है, वेयर हाउस कॉस्टली। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम बचता है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। हमारा जो वन एंड ओनली स्पेंड होता है हमारी वेबसाइट पे, हम होस्टिंग को पे करते हैं, पेमेंट गेटवेज फीस एंड एड्स। हमारा जो यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं होता, बट हम लिटिल बिट होस्टिंग को पे करते हैं, पेमेंट गेटवे फीस एंड एड्स। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हमारी वेबसाइट से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्लेसेस। चलिए बात करते हैं ट्रस्ट की। मार्केट प्लेसेस जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनके पास कस्टमर जल्दी बाई कर लेते हैं। दे बाई क्विकली बिकॉज़ क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का ट्रस्ट होता है कि हम अमेज़न से ले रहे हैं, कोई भी फ्रॉड का इशू नहीं होगा। बट वेबसाइट पे हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। रिव्यू से, टेस्टिमोनियल से, सिक्योर पेमेंट से हमें कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है इनिशियल फेज़ में। क्योंकि इनिशियल फेज़ में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, ना रिव्यूज़ होती है, ना टेस्टिमोनियल्स होता है। तो सबसे पहले हम ये बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके हमें सेल्स रिसीव होती है। तो अगर ट्रस्ट की बात करें तो मार्केट प्लेसेस पे कस्टमर आसानी से बाई करता है। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में, मोर फ्रीडम टू स्केल। हमारी वेबसाइट पे हम जितना चाहें उतना अपना बिजनेस को स्केल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। और अपने जो हमारे पास्ट कस्टमर है, हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा डेटा हमारे पास है। उन डेटा के बेसिस पे हम वापस अपने पुराने कस्टमर को रीटारगेटिंग कर सकते हैं। बट मार्केट प्लेसेस पे कस्टमर आर लॉयल टू प्लेटफॉर्म। कस्टमर क्या लॉयल प्लेटफॉर्म के रूप में है, वहाँ पे कोई भी ब्रांड का रोल नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वेबसाइट ज़्यादा प्रिफरेबल है फॉर स्केलिंग द बिजनेस एंड रीटारगेटिंग द पास्ट कस्टमर्स। सो विनर इज वेबसाइट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर बात करते हैं विच वन इज़ बेटर, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मार्केट प्लेस ज़्यादा बेटर है या वेबसाइट ज़्यादा बेटर है, तो अगर आपको जल्दी सेल चाहिए और आप एड रन नहीं करना चाहते, तो आप मार्केट प्लेसेस की ओर ही जाएं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट गोल है, ब्रांड सक्सेसफुल D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट क्रिएट करके आप वेबसाइट के थ्रू ही सेल करें। बेस्ट स्ट्रेटजी, हम नेक्स्ट जानते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी अगर फॉलो करना चाहते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट प्लेसेस में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ से इनिशियल ऑर्डर्स आपको अच्छे खासे आने लगेंगे। उसके बाद आप D2C ब्रांड वेबसाइट की ओर मूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका मार्केट प्लेसेस भी एंड वेबसाइट दोनों स्मूथ रन होता रहेगा। तो आप ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी बेसिस पे ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा बेटर प्लेसेस रहेगा सेल करने के लिए, मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम ये जानते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। गूगल एड्स में हम पुल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक में हम पुश मार्केटिंग करते हैं। पुल मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर गूगल में जाता है, प्रोडक्ट सर्च करता है, देन उसको एड्स होता है, मतलब हाई इंटेंट बायर, फिर वहाँ से वो परचेस इनिशिएट करता है। फेसबुक एड्स में क्या होता है, कोई भी पुल मार्केटिंग नहीं होती है, यहाँ पुश मार्केटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर रील स्क्रॉल कर रहा है, उस रील के बीच में हमारा एड शो होता है, क्या टी शर्ट का, कोई भी एसेसरीज का। तो ऑन एन एवरेज अगर कम प्रोडक्ट साइज होता है 2000, 1000, 3000, कस्टमर वो प्रोडक्ट को आराम से स्मूथली परचेस कर लेता है। दैट इज कॉल्ड पुश मार्केटिंग। हाई सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, गूगल में जाता है, गूगल में कोई भी कस्टमर विजिट करता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सर्च बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेटा एड्स में प्रोडक्ट्स का कोई भी सर्चेस नहीं होता है। हाई CPC, गूगल एड्स में हाई कॉस्ट पर क्लिक होता है, लेकिन कॉस्ट पर क्लिक फेसबुक एड्स में बहुत ज़्यादा लो होता है। यहाँ गूगल एड्स में हाई डिमांड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन फेसबुक एड्स में इम्पल्सिव बाई प्रोडक्ट्स ही सेल होते हैं। गूगल एड्स में सेलिंग विंड, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेलिंग अ विंटर जैकेट, जैकेट का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होता है, गूगल एड्स में आराम से सेल हो जाता है। और अगर हम फेसबुक एड्स की बात करें तो सेलिंग ट्रेंडी ओवरसाइज टी शर्ट्स, ट्रेंडिंग ओवरसाइज टी शर्ट हम मेटा एड्स के थ्रू आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छे से स्ट्रेटजी की बात करना चाहें कि हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हमें फेसबुक एड यूज़ करना चाहिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, देन गूगल एड यूज़ करना चाहिए हाई इंटेंट बायर को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं RTO के बारे में। जब भी हम D2C ब्रांड रन करते हैं, हमें RTO को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है इंडिया में। कभी कभी RTO रेट 40 से 50%, 60% तक चले जाते हैं हमारे RTO रेट्स, क्योंकि RTO रेट्स बहुत ज़्यादा, इंडिया में RTO रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कस्टमर कभी कभी फेक ऑर्डर्स कर देते हैं, कस्टमर का माइंड चेंज हो गया एट अ डिलीवरी टाइम, तो कस्टमर उसे कैंसिल कर देता है। तो आफ्टर कैंसिलेशन प्रोडक्ट वापस हमारे वेयर हाउस में आ जाता है। हम RTO को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर ही रिसीव करने चाहिए, जिससे कि क्या होता है, ऑर्डर का जो डिलीवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एंड COD से पहले हमें कंफर्मेशन कॉल ले लेना चाहिए या व्हाट्सअप कंफर्मेशन ले लेना चाहिए कि आप ऑर्डर लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, जिससे कि हमें RTO रिड्यूस होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये रहे D2C ब्रांड के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमारे D2C ब्रांड में हेल्प होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।